स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ रिएक्टर्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिएक्टर अपना होता क्या है। स्टूडेंट्स, क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझे कि जब भी हम किसी पावर स्टेशन का डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग उसमें नेचुरली कुछ जनरेटर्स लगाते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं, कुछ रिलेज लगाते हैं, कुछ ब्रेकर्स रखते हैं। मतलब कई तरह के उसके अंदर हमारे स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे जैसे हम जनरेटर्स की संख्या किसी पावर स्टेशन के अंदर बढ़ाएंगे तो उस पावर स्टेशन में फॉल्ट करंट का लेवल भी बढ़ जाएगा। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, हम जब कोई पावर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि अगर कभी कोई उसमें फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट के कारण हमारे पावर सिस्टम को कोई डैमेज ना हो, और या अगर उसको कोई डैमेज हो रहा है तो वो डैमेज कम से कम हो, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी हमारे पावर स्टेशन के अंदर स्विच गियर्स लगते हैं या हम बोले जो प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ कोई मेरे उसमें सर्किट ब्रेकर्स मैंने लगा रखे हैं, तो सर्किट ब्रेकर्स की जो मेरी कैपेसिटी होती है वो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे सिस्टम में फॉल्ट करंट का लेवल कितना जाएगा। एक एक सर्किट ब्रेकर, अगर मान लो मैं रफली बात करूं तो 3-4 रुपए का एक सर्किट ब्रेकर आता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जब हम किसी पावर स्टेशन का डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम लोग 20-25 साल आगे वाली प्लानिंग को लेकर के चलते हैं। पावर स्टेशन का डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि पुराने समय में इस पावर स्टेशन पे कितने लेवल के हाईएस्ट, हम बोलेंगे हाईएस्ट करंट वाले जो फॉल्ट्स थे वो उसमें आए थे। तो इनको स्टडी करके और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी पावर स्टेशन की डिज़ाइनिंग करते हैं। और डिज़ाइनिंग में हम लोग जो है पावर सिस्टम के अंदर स्विच गियर्स और प्रोटेक्शन की जो रेटिंग्स हैं उनको ध्यान में रख के हम किसी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई पावर सिस्टम डिज़ाइन किया 10 मेगावाट का, और उसके अंदर सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मेरा 10 एम्पियर का फॉल्ट करंट आएगा। तो मैंने उसके अंदर जो मेरे सर्किट ब्रेकर्स या जो भी मेरे स्विच गियर्स लगाए, सपोज़ मैंने उनकी कैपेसिटी 10 एम्पियर के आसपास सेलेक्ट करके उनको मैंने ख़रीद के और मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया और मेरे सिस्टम को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब स्टूडेंट, सपोज़ मैं बोलता हूँ कि मैंने जो 10 एम्पियर का एक सर्किट ब्रेकर लगाया था उसकी रफली कॉस्ट थी मेरी 3 लाख रुपए। तो अगर मान लो सिस्टम के अंदर मैं 10 सर्किट ब्रेकर्स लगाता हूँ तो मेरे सिस्टम में सिर्फ सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर खर्चा हुआ मेरा 30 लाख रुपया। एक की कॉस्ट 3 लाख रुपए है, 10 लगाए मैंने, तो 3 × 10 = 30 लाख का मेरा खर्चा हुआ। अब स्टूडेंट्स, क्या हुआ, जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो आजकल आधुनिक ज़िंदगी है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है। आजकल हमारे घर पे जो छोटे से छोटे ज़रूरत भी है उस वो भी हमारी इलेक्ट्रिक से या हम बोलें विद्युत से चल रही है। विद्युत का उपयोग करके हम उन चीज़ों को ऑपरेट करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे जैसे हमारी लाइफ मॉडर्न होती जा रही है हमारे पावर स्टेशंस पे लोड बढ़ता जा रहा है। तो पावर स्टेशन के ऊपर जो लोड बढ़ा उसको मीट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर स्टेशन के ऊपर जनरेटर्स को और पैरेलल में ऐड करते जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जनरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, सपोज़ मैंने जो पहले सिस्टम डिज़ाइन किया जिसके अंदर मैंने बोला कि मेरा फॉल्ट करंट का लेवल 10 एम्पियर था। सपोज़ मैं बोलता हूँ उस सिस्टम में मेरे 4 जनरेटर्स लग रहे थे। अब स्टूडेंट, सपोज़ मेरा 2-3 साल बाद, 5 साल बाद जाके मेरा सिस्टम पे लोड बढ़ा। तो इस बढ़े हुए लोड को मीट आउट करने के लिए मैं सपोज़ 4 जनरेटर्स में उसमें और लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट, मेरा पहले जनरेटर 4 जनरेटर्स का जो लोड फॉल्ट करंट का लेवल था वो था मेरा 10 एम्पियर। अब मैंने सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो मेरे 4 जनरेटर्स और लगा दिए। सपोज़ मैं कहता हूँ इन 4 जनरेटर्स का सेपरेट जो फॉल्ट करंट का लेवल होगा वो 10 एम्पियर्स होगा। तो 10 एम्पियर पहले था, 10 एम्पियर अब नया जो हो गया। तो मेरे सिस्टम का जिसमें 8 जनरेटर्स है उसका फॉल्ट करंट का लेवल मेरा हो गया 10 + 10 = 20 एम्पियर्स। पर स्टूडेंट्स, मैंने जो पुराने सिस्टम के अंदर मेरे सर्किट ब्रेकर्स लगा रहे थे उनकी मेरी जो फॉल्ट करंट की रेटिंग थी, या मैं बोलूँ जो शॉर्ट सर्किट करंट की रेटिंग थी, वो मेरी कितनी थी, 10 एम्पियर्स। परंतु अब सिस्टम पे मेरा फॉल्ट करंट का लेवल कितना हो गया, 20 एम्पियर्स। तो
मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जो पुराने सर्किट ब्रेकर्स थे वो मेरे किसी काम के नहीं होंगे। मतलब जो मैंने 30 लाख रुपए सर्किट ब्रेकर्स को खरीदने में खर्च किए थे वो मेरे एक तरह से वेस्ट हो गए, और मेरे को अब नए सर्किट ब्रेकर्स खरीदने पड़ेंगे जिनका फॉल्ट करंट का लेवल सपोज मेरा कितना हुआ 20 एम्पियर्स। सपोज मैं बोलता हूँ ये मेरा जो सर्किट ब्रेकर हुआ ये मेरा आया 5 लाख रुपए का, तो 5 इंटू 20 मेरा कितना हो गया 1 करोड़ रुपए। 30 लाख तो मेरे पुराने वेस्ट हुए और 1 करोड़ रुपए मेरे को नए खर्चने पड़ गए। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि अगर मेरे सिस्टम को मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने का मतलब कि उसकी मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरे जो पुराने स्विच गेट्स लग रहे हैं उनको मैं वेस्ट ना करूँ, उनके अंदर मैं छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके मैं नए वाले एक्सटेंडेड सिस्टम में जो मैंने सिस्टम को बढ़ाया उस सिस्टम में मैं सेम स्विच गियर्स थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो मेरा रिएक्टर होता है ये मेरा रिएक्टर्स इस तरह से काम आता है कि मैं मेरे जो पुराने स्विच गेट्स थे उनके अंदर मैं रिएक्टर्स का यूज़ कर लूँ और मैं उनको नए सिस्टम में वापस यूज़ कर लूँ, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मोटा मोटा एक भूमिका है कि रिएक्टर अपना होता क्या है। अब स्टूडेंट्स इसका आप डिस्क्रिप्शन देखें। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट इन अ लार्ज जनरेटिंग एंड ट्रांसमिशन स्कीम, हैवी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो, जो हमारा पावर सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे, मैंने बताया आपको, कई सारे जनरेटर्स लगाते हैं तो हमारा उसमें बहुत हैवी करंट फ्लो होता है और कई हमारे सिस्टम में बार बार फॉल्ट्स आते रहते हैं, तो उसके कारण मेरा शॉर्ट सर्किट करंट का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इस शॉर्ट सर्किट करंट के लेवल को सेफ लिमिट्स में रखने के लिए हम लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स का उपयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स रिएक्टर की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? रिएक्टर्स आर लार्ज कॉइल्स ऑफ हाई सेल्फ इंडक्टेंस एंड वेरी लो रेजिस्टेंस। जो रिएक्टर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है परंतु इनकी सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं वो काफ़ी हाई होती है। और दे रिएक्टर्स आर टू बी बिल्ड विद अ नॉन मैग्नेटिक कोर्स और विद अ आयरन कोर्स विद अ स्मॉल एयर गैप इंक्लूडेड इन द मैग्नेटिक सर्किट। ये स्टूडेंट्स ये हमारे रिएक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब पावर सिस्टम में रिएक्टर्स को हम कहाँ कहाँ लगाएंगे तो उसका हम आज अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ रिएक्टर्स, रिएक्टर्स लगाने की सही जगह क्या होती है। तो जनरली स्टूडेंट्स 3 लोकेशंस हम जनरली रिएक्टर्स की पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी इसमें लोकेशन आएगी जनरेटर रिएक्टर्स। स्टूडेंट्स आप डायग्राम देखें, मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 जनरेटर्स लगा रखे हैं, G1, G2 और G3। और स्टूडेंट्स इसके जनरेटर्स के नीचे आप देखें मैंने पिंक कलर के अंदर कॉइल्स बना रखी हैं, ये मेरी कॉइल्स क्या हैं, रिएक्टर्स। और नीचे स्टूडेंट्स मैंने इसमें एरो वाले जो लगा रखे हैं दे आर नोन एज फीडर्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारे जनरेटर रिएक्टर्स होते हैं ये क्या किस तरह से लगते हैं, हम लोग क्या करते हैं जनरेटर के सीरीज़ में एक एक रिएक्टर को इंस्टॉल कर देते हैं, एक एक रिएक्टर को लगा देते हैं और फिर ये जनरेटर्स अपने पर्टिकुलर फीडर्स को फीड करते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारी सबसे सिंपल लोकेशन है किसी भी रिएक्टर को लगाने की। परंतु स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया आपको ऊपर बताया कि शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए सेफ साइड पे रखने के लिए हम रिएक्टर्स का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जनरेटर के सीरीज़ में रिएक्टर्स को लगाएंगे तो हमारा इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जब मेरा सिस्टम नॉर्मल काम कर रहा होगा, मतलब जब मेरे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं होगा उस दौरान भी जब तक मेरे जनरेटर्स चलेंगे तब तक रिएक्टर से, जो रिएक्टर उस जनरेटर के सीरीज़ में जुड़ा हुआ है उस रिएक्टर से फुल लोड करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। और इस फुल लोड करंट के कंटिन्यूसली फ्लो होने के कारण रिएक्टर के ऊपर बिना बात में वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा। और क्योंकि रिएक्टर से फुल लोड करंट गुजरेगा तो नेचुरली I/R लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ये मेरी प्रॉब्लम कब है, जब मेरा सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा सर्किट बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे काम कर रहा है। इसके साथ में इसका दूसरा नुकसान क्या होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख रहे हैं मैंने सारे जनरेटर्स को एक कॉमन बस बार पे कनेक्ट कर रखा है और ये सारे जनरेटर्स मेरे चल रहे हैं पैरेलल। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मान लो कोई फॉल्ट आ जाता है ड्यूरिंग फॉल्ट, तो उसके कारण क्या होगा, हम जानते हैं कि जब भी कोई हमारा फॉल्ट आता है तो हम फॉल्ट को सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि हमारा करंट कई गुना बढ़ जाता है और हमारा वोल्टेज कई गुना
कम हो जाता है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट वोल्टेज ऑन द कॉमन बस बार विल ड्रॉप टू अ वेरी लो वैल्यू। अगर मेरा सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया तो क्योंकि मेरे सारे के सारे जनरेटर्स G1 G2 और G3 ये कॉमन बस बार पे जुड़े हुए हैं, किसी भी जनरेटर में किसी भी फीडर में अगर मेरा फॉल्ट आता है तो मेरी कॉमन बस बार पे जो वोल्टेज है वो काफ़ी लो वैल्यू तक ड्रॉप हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि मेरा जो जनरेटर G1 G2 और G3 है, ये तीनों के तीनों जनरेटर्स मेरे पैरेलल में काम कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि ये सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स सिंक्रोनाइजेशन की पहली कंडीशन क्या होती है कि जनरेटर्स का वोल्टेज लेवल एक समान हो। अगर जनरेटर्स का वोल्टेज अलग अलग हुआ तो उनको मैं पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बताया आपको मेरे नुकसान क्या होगा कि अगर मान लो कोई फॉल्ट आ जाता है तो मेरी जो कॉमन बस बार है उस कॉमन बस बार पे वोल्टेज गिर जाएगा, और इस वोल्टेज गिरने के कारण मेरे जो हेल्दी जनरेटर्स होंगे जिनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है वो भी मेरे आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएंगे। तो मेरा सिस्टम बार बार ट्रिप होगा। तो स्टूडेंट्स जनरेटर रिएक्टर्स के नुकसान क्या हैं? जब तक मेरे जनरेटर्स चलेंगे तब तक मेरे रिएक्टर्स के अंदर फुल लोड करंट फ्लो होगा, और उसके कारण मेरा इस पर वोल्टेज ड्रॉप्स होते रहेंगे, मेरे करंट लॉस होते रहेंगे। और अगर कोई जनरेटर मेरा हेल्दी है और क्योंकि फॉल्ट होने के कारण कॉमन बस बार पे वोल्टेज काफ़ी गिर गया है, काफ़ी कम हो गया है, तो मेरे हेल्दी जनरेटर्स भी सिंक्रोनाइजेशन से बाहर हो जाएंगे और मेरा पूरा सिस्टम हॉल्ट पे हो जाएगा, सिस्टम मेरा रुक जाएगा। तो जनरली हम लोग जनरेटर रिएक्टर्स की पोजीशन को यूज़ नहीं करते, मतलब हम लोग जनरली रिएक्टर्स को जनरेटर की सीरीज़ में लगाना पसंद नहीं करते। रिएक्टर्स के स्टूडेंट्स दूसरी लोकेशन आप देखें, मैंने डायग्राम बना रखा है सेकंड वाला, इसको लिख रखा है मैंने फीडर रिएक्टर्स। जैसे कि ऊपर वाला मैंने बोला आपको जनरेटर रिएक्टर्स, मतलब रिएक्टर्स जो हैं जनरेटर के सीरीज में लग रहे हैं। दूसरा मेरे लोकेशंस का है फीडर रिएक्टर्स। तो फीडर रिएक्टर्स में क्या किया मैंने, स्टूडेंट्स जो मेरे जनरेटर रिएक्टर्स थे उनको मैंने फीडर्स के सीरीज में लगा दिया। तो रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द फीडर्स। अब इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी प्रॉब्लम थी ऊपर वाली, वो जनरेटर रिएक्टर्स की जो मेरी प्रॉब्लम थी, शॉर्ट कमिंग जो थी, वो मेरी यहाँ दूर हो जाएगी। ड्यूरिंग फॉल्ट ऑन एनी वन फीडर, अगर मान लो मेरे किसी भी फीडर में फॉल्ट आता है तो इससे क्या होगा, सिर्फ उस फीडर के रिएक्टर पे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, और बाकी जो मेरे रिमेनिंग फीडर्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, और मेरी कॉमन बस बार पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। परंतु स्टूडेंट्स जो मेरे ऊपर वाले जनरेटर रिएक्टर लोकेशन में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम एक यहाँ भी रहेगी कि जब तक मेरे जनरेटर्स चलेंगे सिस्टम में, अगर मान लो कोई फॉल्ट नहीं भी है, सिस्टम मेरा नॉर्मल कंडीशन पे काम कर रहा है, तो भी मेरे रिएक्टर से फुल लोड करंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस गुजरता रहेगा, और वापस उस फुल लोड के करंट के कारण मेरे रिएक्टर्स के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता रहेगा और मेरे रिएक्टर्स के अंदर करंट का लॉस होता रहेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए नुकसानदेह है, ये मेरे सिस्टम के लिए गलत है। तो जनरली हम लोग रिएक्टर की जो सेकंड लोकेशन है फीडर रिएक्टर्स, उसको भी हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आप थर्ड वाला डायग्राम देखें, सबसे बेस्ट लोकेशन मेरे रिएक्टर्स की ये वाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं बस बार रिएक्टर्स। बस बार रिएक्टर्स के आप अंदर देखें, मैंने दो डायग्राम्स बना रखे हैं। बस बार रिएक्टर्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो मेरी बस बार्स है हमने बस बार्स को सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया, और उन सेक्शंस को हमने रिएक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, उन सेक्शंस को हमने रिएक्टर के थ्रू जोड़ दिया। मैंने बस बार जो रिएक्टर की लोकेशन है उसके अंदर दो डायग्राम्स बनाए। पहला डायग्राम मेरा है रिंग फैशन या रिंग सिस्टम, दूसरा मेरा इसमें है टाई बार सिस्टम। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, हेयर बस बार इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। बस बार को हमने बीच बीच में से काट के सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एंड देन दीज सेक्शंस आर कनेक्टेड थ्रू रिएक्टर्स। इन सेक्शनों को हमने आपस में रिएक्टर्स में जोड़ दिया। पहला डायग्राम आप देखें बस बार रिएक्टर्स में, जिसको हम बोलते हैं रिंग सिस्टम। इन रिंग सिस्टम ईच फीडर इज फेड नॉर्मली बाय वन जनरेटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हर फीडर जो मेरा फीडर लग रहा है, एक फीडर को एक पर्टिकुलर जनरेटर तो फीड कर ही रहा है, परंतु ड्यूरिंग फॉल्ट ऑन एनी फीडर ओनली द जनरेटर कनेक्टेड टू दैट फीडर विल फीड द फॉल्ट। अगर मान लो मेरे किसी फीडर में फॉल्ट हो गया तो रिंग सिस्टम में क्या होगा, उस फीडर को सबसे ज़्यादा जो करंट फॉल्ट करंट सप्लाई करेगा वो उसके साथ जो जनरेटर लग रहा है वही सप्लाई करेगा, परंतु इस फीडर पर बाकी के दो जनरेटर से भी थोड़ा बहुत फॉल्ट करंट पहुंचेगा, पर वो फॉल्ट करंट उन जनरेटर से थ्रू रिएक्टर गुजरने के बाद में उस पर्टिकुलर फॉल्टी फीडर पे पहुंचेगा। और जब मेरा हेल्दी जनरेटर से फॉल्टी फीडर की तरफ फॉल्ट करंट गुजरेगा
तो वो रिएक्टर के अंदर काफ़ी कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो मेरा कॉमन बस बार पे वोल्टेज भी काफ़ी कम गिरेगा और मेरा जो फॉल्टी फीडर होगा उस पे बाकी के हेल्दी जनरेटर्स के कारण काफ़ी कम करंट, फॉल्ट करंट पहुंचेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक अच्छा रिएक्टर का लोकेशन है जिसको हम बोलते हैं रिंग सिस्टम। दूसरा सिस्टम आप देखिए, बस बार रिएक्टर्स में मैंने एक डायग्राम बनाया है टाई बार फैशन। सिमिलरली टू रिंग सिस्टम, ईच फीडर इज नॉर्मली फेड बाय वन जनरेटर। जैसे कि आप टाई बार सिस्टम के अंदर भी देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर फीडर को एक पर्टिकुलर जनरेटर ही फीड कर रहा है। एंड अगर मान लो सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाए, ड्यूरिंग फॉल्ट ऑन एनी वन फीडर, अगर मेरे किसी भी फीडर में फॉल्ट हो जाए तो जनरेटर्स कनेक्टेड टू दैट फीडर विल फीड द फॉल्ट करंट। वो अगर किसी फीडर में F1, F2, F3 किसी फीडर के अंदर भी फॉल्ट आ जाता है तो सबसे पहले उस फीडर को करंट सप्लाई करेगा वो जनरेटर जो उसके बिल्कुल पास में लगा हुआ है, वो जनरेटर जो उस फीडर को डायरेक्टली फीड कर रहा है। और बाकी के मेरे जो हेल्दी जनरेटर्स हैं G2 और G3 मान लो बोलता हूँ, उन फीडर से भी आपका फॉल्टी उन जनरेटर से भी आपके फॉल्टी फीडर तक फॉल्ट करंट पहुंचेगा, परंतु वो फॉल्टी फीडर तक पहुंचने के लिए उस करंट को कम से कम 2 रिएक्टर्स से गुजरना पड़ेगा और उन रिएक्टर्स पे गुजरने के कारण काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और हेल्दी जनरेटर से फॉल्टी फीडर तक करंट काफ़ी कम पहुंचेगा और मेरा सिस्टम काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ रिएक्टर्स। मैं रिएक्टर्स को मेरे पावर सिस्टम में जनरेटर के साथ, फीडर के साथ या बस बार के साथ किस तरह से लगाऊं ताकि मेरे सिस्टम पे डैमेज कम से कम हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का एक नया टॉपिक था, लोकेशन ऑफ रिएक्टर्स। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।